Hi everybody, welcome back to Triple S. This is Sarvat Rashid with a new lecture on international organizations. And before I proceed on, I request you all to please subscribe our channel Triple S and do like, share, and comment on our videos. And this topic is really very important for all the JKSSB and JKPSC exams. So let's get started. व्हाट इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको इसका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो देखें क्या है कि जब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि कंपोज्ड ऑफ स्टेट्स बाउंड टुगेदर बाय सम अग्रीमेंट और ट्रीटी एंड वर्किंग फॉर सम सेम पर्पस। ठीक है, देखिए क्या होता है कि जब दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज़, तीन चार पाँच या व्हाट्सोएवर जितनी भी कंट्रीज़ जो हैं काफ़ी वो इकट्ठी होती हैं, साथ में मिलती हैं टू अटेन अ कॉमन पर्पस या कोई पर्टिकुलर एम को गेन करने के लिए वो साथ में इकट्ठी होती हैं, चाहे फिर वो इकोनॉमिकल कोई भी पर्पस है उसके लिए इकट्ठी हो रही हैं या फिर वो पॉलिटिकल इश्यूज़ को लेकर के इकट्ठी हो रहे हैं या सोशल या इन्वायरमेंट कोई भी चीज़ को लेकर के जब काफ़ी सारी कंट्रीज़ जो हैं इकट्ठी होती हैं और उस पर काम करती हैं बाय साइनिंग अ अग्रीमेंट या कोई ट्रीटी साइन करके या कोई चार्टर साइन करके, ठीक है, कोई डॉक्यूमेंट साइन करके जब काफ़ी सारी कंट्रीज़ जो है इकट्ठी होती हैं दे फॉर्म एन ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि काफ़ी सारी कंट्रीज़ इन्वॉल्व हैं तो इनको हम कहेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, यहाँ से आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ व्हाट इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कि कोई भी जब काफ़ी सारी कंट्रीज़ इकट्ठी हो रही हैं कोई कॉमन पर्पस को अटेन करने के लिए या कोई पर्टिकुलर एम को गेन करने के लिए, और फिर क्या है कि वो एक अग्रीमेंट को साइन करती हैं कि जो पर्टिकुलर एम हमें जो उसे अचीव करना है उसको अचीव करने के लिए वो एक साइन जो है अग्रीमेंट साइन कर रही हैं या कोई ट्रीटी साइन कर रही हैं। तो ये क्या बनाती हैं? ऑर्गेनाइजेशन बनाती हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाती हैं। नाउ जो ऑर्गेनाइजेशन हम पढ़ने जा रहे हैं जो कि हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज़ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन एज द नेम मेंशंस यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस मतलब जहाँ काफ़ी सारे जो नेशंस हैं वो यूनाइट हो रहे हैं। ठीक है, अभी देखो क्या होता है कि पहले तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब स्टार्ट हुई, कब एंड हुई। फाइन, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब 1918 में एंड हुई। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट कब हुई। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब 1918 में एंड हुई उसके बाद क्या हुआ कि कंट्रीज इकट्ठी हुई और उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन जो है उसे बनाया, एक ऑर्गेनाइजेशन बनी जिसका काम ये था कि दुनिया भर में, वर्ल्ड में जो है पीस को लेकर के काम किया जाए, यानी कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो पीस को मेंटेन करेगी, जो पीस पे नज़र रखेगी, स्टेबिलिटी पे नज़र रखेगी कि कोई आइंदा जो टाइम में कभी कोई वॉर जो है, वॉर लाइक सिचुएशन जो है वो राइज ना हो। तो वो जो ऑर्गेनाइजेशन उस वक्त बनी थी उसका नाम था लीग ऑफ नेशंस। काम क्या था? काम था वॉज टू लुक आफ्टर एंड मेंटेन पीस एंड स्टेबिलिटी इश्यूज। अब ऐसा होता है कि 1939 में से लेके 1945 तक हमारी सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाती है। अब 1945 में तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर चलती है, इसका मतलब जो हमारी लीग ऑफ नेशंस 1920 में बनी थी ये फेल हो गई, इसने काम नहीं किया। तो उस वक्त क्या होता है, हमारी जो कंट्रीज यूके, ब्रिटिश और अमेरिका ये मिलके क्या करते हैं, एक चार्टर साइन करते हैं। ठीक है, 1941 में एक चार्टर साइन करते हैं जिसका नाम है अटलांटिक चार्टर। उस चार्टर में ये डिसाइड करते हैं पोस्ट वॉर गोल्स, यानी कि वॉर के बाद हमने क्या करना है, क्योंकि लीग ऑफ नेशंस जो है ये काम कर नहीं पाई है, इसने मेंटेन नहीं किया पीस को और वॉर फिर से स्टार्ट होगी। तो अब हमें नेक्स्ट क्या करना है वो यहाँ पर डिसाइड किया जाता है एंड फाइनली 1942 में क्या होता है, एक चार्टर साइन किया जाता है, सॉरी एक डिक्लेरेशन दी जाती है, यानी कि एक डॉक्यूमेंट साइन किया जाता है बाई फोर बिग एलाइज। फोर बिग एलाइज कौन कौन से होते हैं? यूनाइटेड नेशंस, यू यस यूएस, ठीक है, चाइना, यूएसएसआर एंड दिस इज यूके। फाइन,
तो अब ये कंट्रीज़ जो हैं ये मिलके एक डॉक्यूमेंट साइन करती हैं जिसको वो देती हैं नाम यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन, यानी कि यही वो यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन है जो बाद में जाके यूनाइटेड नेशंस का बेस बनता है। फाइन, एक डॉक्यूमेंट साइन होता है कि आने वाले टाइम में हम लोग एक क्या कर रहे हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन लेकर आ रहे हैं जिसका नाम यूनाइटेड नेशन होगा और उसका काम क्या-क्या होगा वो ये 4 कंट्रीज़ जो हैं, मेन पावर्स जो हैं ये डिसाइड करती हैं, इसे साइन करते हैं और लेटर ऑन जो है इसको फ्रांस भी जॉइन कर लेता है। ठीक है? तो यही जो यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन है, लेटर ऑन दिस बिकम्स द बेस फॉर योर यूनाइटेड नेशंस। अब बात आती है ये यूनाइटेड नेशन नाम कहाँ से आया? तो उस वक़्त क्या होता है कि जो यूएस जो है, यूएस के जो उस टाइम के प्रेज़िडेंट होते हैं फ्रैंकलिन डी रूज़वेल्ट, ये क्या करते हैं, ये नाम रखते हैं इस डिक्लेरेशन का यूनाइटेड नेशंस, ठीक है? तो ये जो यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन है इसका नाम जो यूनाइटेड नेशन चूज़ किया गया है बाय व्हॉम? हू कॉइन्ड द नेम यूनाइटेड नेशन? दिस फ्रैंकलिन डी रूज़वेल्ट, जो कि उस वक़्त अमेरिका के क्या थे? प्रेज़िडेंट थे। तो ये हो गई हमारी जो इम्पोर्टेंट यहाँ तक की हमारे डिक्लेरेशन तक जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे। अभी नेक्स्ट क्या होता है कि यस, तो अभी इसके बाद क्या होता है कि फाइनली एक मीटिंग होती है जो कि एक कॉन्फ्रेंस 26 ऑफ जून को एक कॉन्फ्रेंस होती है जो कि हमारे सैन फ्रांसिस्को में होती है, ठीक है? सो ये होती है 1945। फाइन, सो 26 ऑफ जून 1945 को एक कॉन्फ्रेंस होती है जो कि हमारे सैन फ्रांसिस्को में होती है और यहाँ पे क्या होता है, हमारी 51 कंट्रीज जो हैं वो इस चार्टर को साइन करती हैं, यूएन चार्टर को क्या करती हैं, साइन करती हैं। कितनी कंट्रीज, ये याद रखना, ठीक है, कि कितनी कंट्रीज ने स्टार्टिंग में साइन किया था यूएन के चार्टर को, तो वो किया था 51 कंट्रीज ने, और जो लास्ट कंट्री थी यानी कि 51st कंट्री कौन सी थी, पोलैंड थी, ये याद रखना, ठीक है? तो कब हुआ था चार्टर साइन? 26 ऑफ जून 1945 को हमारा चार्टर साइन हुआ एंड देन उसके बाद फाइनली 24 ऑफ अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशंस केम इनटू फोर्स, ठीक है? दिस इज द मेन डेट जो आपको याद रखनी है। अभी ऐसा भी बन सकता है क्वेश्चन कि चार्टर कब साइन हुआ था, तो वो 24 अक्टूबर 1945 मत कर देना, चार्टर आपका 26 जून को साइन हुआ है। यहाँ पे आपका जो है यूनाइटेड नेशंस केम इनटू फोर्स। अभी क्या है कि 24 अक्टूबर इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड एज यूनाइटेड नेशंस डे। ये आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है कि 24 अक्टूबर को जो है यूनाइटेड नेशंस डे जो है मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। तो फाइनली 24 अक्टूबर को क्या हुआ, हमारा यूनाइटेड नेशंस केम इनटू फोर्स। अभी इसके बाद क्या होता है, आज की अगर बात की जाए, एट प्रेजेंट देयर आर 193 कंट्रीज जो यूनाइटेड नेशंस की क्या है, मेंबर्स हैं, यानी कि 193 कंट्रीज अभी प्रेजेंटली वहाँ की मेंबर हैं, जिनमें 193rd कंट्री यानी कि लास्ट कंट्री जो है उसने 2011 में ज्वाइन किया था, और वो कौन सी कंट्री थी, वो थी साउथ सूडान। फाइन, तो ये है हमारी जो लास्ट वन जिसने अभी रिसेंटली 2011, रिसेंटली तो नहीं 10 साल हो गए हैं, तो 10 साल पहले साउथ सूडान ने इसको क्या किया है, हमारे यूनाइटेड नेशंस को ज्वाइन किया है। अब बात करते हैं हमारी फ्लैग की। तो यूनाइटेड नेशंस का जो फ्लैग है उसको भी अक्टूबर 1947 में अडेप्ट किया गया था, और जो इसका लोगो है, लोगो जो है इसको डिज़ाइन किया है एक टीम ने, जिसने जो कि ओलिवर लिंकन नाम के इंसान के अंडर काम कर रही थी। ओलिवर लिंकन नाम के इंसान के अंदर एक टीम थी जो कि इस पर काम किया और उन्होंने डिज़ाइन किया है हमारे यूनाइटेड नेशंस के लोगो को। अब मैं आपको यूनाइटेड नेशंस का लोगो दिखाती हूँ। यस, हियर इज़ द लोगो, ये रहा आपका लोगो। देखें यहाँ पे क्या है कि लोगों में कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कलर क्या है, तो कलर हमारा ब्लू एंड वाइट कलर है, और इसके साइड पे ऑलिव लीफ बने हैं, ठीक है, जो ये बीच में है हमारा ये वर्ल्ड मैप है, ठीक है। तो ये है हमारा यूनाइटेड नेशंस का लोगो। अब देखें यूनाइटेड नेशंस का लोगो जो है किसने डिज़ाइन किया है, ये किया एक टीम ने जो कि ओलिवर लिंकन के अंडर काम कर रही थी। उसके बाद जो है हेड क्वार्टर की बात करते हैं। हेड क्वार्टर जो है हमारा वो है मैनहट्टन, न्यूयॉर्क में। यूनाइटेड नेशंस का जो हेड क्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क में। उसके बाद ऑफिशियल लैंग्वेज पर आते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस 6 हैं इन टोटल। फ्रेंच, चाइनीज़, इंग्लिश, स्पेनिश, रशियन एंड अरेबिक। और अरेबिक जो है ये इट इज़
एडिड लास्टली, ठीक है, अरेबिक को सबसे लास्ट पर ऐड किया गया है। अब इसको मैंने याद किया एक निमोनिक से, CSEFAR, यानी कि सिविल सर्विसेज एग्जाम फॉर ऑल रेजिडेंट्स। मैंने इसको ऐसे याद किया, आप देख लें आपको जैसे ठीक लगता है, ठीक है। तो ये जो है इसकी 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, जिसमें से 2 हमारी वर्किंग लैंग्वेजेस हैं, फ्रेंच एंड इंग्लिश। फाइन। अभी की बात की जाए तो अभी हमारा इंडिया का कौन ऐसा रेजिडेंट है, रिप्रेजेंटेटिव है यूनाइटेड नेशंस में। तो अभी जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव UN में है वो हैं TS त्रिमूर्ति। फाइन। TS त्रिमूर्ति इज द करंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया इन यूनाइटेड नेशंस। तो ये है हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यूनाइटेड नेशंस को लेके। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑर्गन्स की। अब देखिए यूनाइटेड नेशन के क्या है, हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, कुछ जिनका पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सबसे पहला ऑर्गन यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, जिसे UNGA के नाम से जाना जाता है। देन वी हैव यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसको UNSC के नाम से जाना जाता है। देन वी हैव इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल विच इज नाउन एज ECOSOC। फाइन। एंड नेक्स्ट वन इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ICJ, जिसके बारे में आपने सुना ही होगा कुलभूषण जाधव के केस के बाद। देन दिस इज सेक्रेटरीट एंड फाइनली दिस इज ट्रस्टीशिप काउंसिल। तो ये सब है हमारे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के 6 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स। ठीक है, अब हम इन सब के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। तो मैं इसमें आपको एक चीज़ बता देती हूँ। सबसे पहले एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है, इसका जो हमारा हेड क्वार्टर है ये हेग में है। ठीक है, हेग में है। बाकी जितने भी ऑर्गन्स हैं UNO के, इन सब का जो हेड क्वार्टर है वही न्यूयॉर्क में है। फाइन, ये याद रखना कि एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को छोड़ के बाकी जितने भी हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के, उनके जो हेड क्वार्टर्स है वो कहाँ पर है, वो न्यूयॉर्क में है। फाइन। सो वन सेकेंड। सो लेट्स स्टार्ट विद द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, जो कि पहला इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, एज द नेम मेंशंस, जनरल असेंबली, यस, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। देखिए जनरल असेंबली से के नाम से ही मेंशन हो जाता है, पता चलता है कि जनरल असेंबली है, तो यानी सारे जितने भी नेशंस जो कि यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं, वो सब यहाँ पर जो है इस जनरल असेंबली के मेंबर हैं, क्योंकि इट्स अ जनरल असेंबली यहाँ पे, जहाँ पे सब लोग जो हैं मेंबर हैं, जो इसका पार्ट है। अब इसका काम क्या है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का, देखें इसमें क्या किया जाता है। जितने भी आपके पॉलिसी मेकिंग, ठीक है, जितने भी आपके कोई भी डिबेट्स हैं, डिस्कशंस हैं, वो हमारे कहाँ किए जाते हैं, डिस्कशंस जनरल असेंबली में किए जाते हैं। ठीक है, इट्स द मेन रिप्रेजेंटेटिव एंड पॉलिसी मेकिंग ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशंस, और where recommendations on subjects relating to peace, security, human rights are discussed and are decided by 2/3 majority। ठीक है, ये याद रखें कि देखिए यहाँ पे क्या है, जितने भी आपके इश्यूज हैं, चाहे फिर वो स्टेबिलिटी, पीस को लेके या कोई भी तरह के जो इश्यूज जो हैं, वो आपके यहाँ पर डिस्कस किए जाते हैं और फाइनलाइज किया जाता है। कोई भी इशू जो है या कोई भी चीज़ें हैं, उनको फाइनलाइज किया जाता है बाय 2/3 मेजॉरिटी। फाइन। अब यहाँ के मेंबर्स की बात की जाए तो जितने भी नेशन जो कि यूनाइटेड नेशंस के मेंबर हैं, यानी कि 193 जो टोटल मेंबर हैं, वो सारे के सारे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में बैठते हैं। ठीक है, अब इनमें क्या है, 193 में से 2 कंट्रीज़ ऐसी हैं जिन्हें प्रेजेंटली बार किया गया है। अब बार क्या किया गया है कि इन जैसे हमारे पास वेनेजुएला है और दूसरी लीबिया, ये 2 कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनको वोटिंग राइट से बार किया गया है। यानी कि 193 कंट्रीज़ जो हैं, इन सब के पास एक एक वोट होता है एट द टाइम जब ये कोई टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं या कोई डिबेट हो रही है और उसमें इनको अपना राय देनी है, तो दे हैव 1 वोट। ठीक है, लेकिन ये वोट जो है वेनेजुएला और लीबिया से ले लिया गया है, रीज़न बीइंग कि दे आर हाईली इंडेप्टेड, यानी कि इनके पास काफ़ी सारा लोन ले रखा है इन्होंने और वो ये चुका नहीं पाए हैं, दे आर हाईली इंडेप्टेड। तो इस वजह से जो है इनको ये बार कर दिया गया है, इनसे ये हक जो है कुछ समय के लिए छीन लिया गया है। फिर जब भी ये कंट्रीज़ अपना जो डेट्स हैं इनको क्लियर कर लेंगी, उसके बाद जो है हो सकता है इनको जो है परमिशन वोट की वापस मिल जाए, लेकिन अभी के लिए दे आर बार्ड। उसके अलावा वी हैव 2 मोर कंट्रीज जिन्हें ऑब्जर्वर नेशन के नाम से जाना जाता है। अब ऑब्जर्वर नेशंस क्या है कि ये नेशंस क्या है, असेंबली में बैठते हैं, वहाँ पे सब ऑब्जर्व करते हैं, अपनी ओपिनियन देते हैं, डिस्कशंस करते हैं, लेकिन जब बात वोटिंग की आती है, ये वोट नहीं कर सकते।
ठीक है, इनके पास वोटिंग राइट नहीं है। अब ये 2 कंट्रीज़ कौन-सी है ऑब्ज़र्वर कंट्रीज़? ये है वेटिकन सिटी, जो कहीं-कहीं पे किसी-किसी जगह पे इसका नाम लिखा होता है हॉली सी, वेटिकन सिटी की जगह हॉली सी लिखा होता है, तो डोंट गेट कन्फ्यूज़्ड, एक ही चीज़ है। सो वेटिकन सिटी एंड हॉली ये एंड पैलेस्टीन इज़ द सेकंड कंट्री जो कि ऑब्ज़र्वर नेशन है। फाइन, ये हो गए हमारे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। नेक्स्ट वन इज़ मीटिंग की बात की जाती है। मीटिंग कब होती है? अब मीटिंग जो है हमारी एक बार होती है, वो वन टाइम होती है, साल में एक बार होती है, सितंबर से दिसंबर के बीच में कभी भी। ठीक है, अभी हमारा कौन सा सेशन चल रहा है? अभी चल रहा है 75th सेशन, जो कि सितंबर लास्ट ईयर से अभी तक सितंबर तक चलेगा। और ये जो है एक इसकी खास बात कि ये एक वर्चुअल यानी कि एक ऑनलाइन इसकी कॉन्फ्रेंसिंग होगी। ठीक है, ये पहला ऐसा हमारा सेशन रहेगा जहाँ पे मीटिंग जो है वर्चुअल होगी, डिजिटल होगी, ऑनलाइन होगी। फाइन, उसके अलावा हमारी जो मीटिंग्स हैं ये कभी कभार जो है इमरजेंसी के दौर में, इमरजेंसी के टाइम पे, या कभी स्पेशल सेशंस में जो है ये जल्दी भी मिल सकती है, मीटिंग्स हो सकती है 24 आवर्स में या कभी मंथली। लेकिन जो इसका मेन सेशन या जो मेन इसकी जो मीटिंग होती है वो होती है साल में एक बार, सितंबर से दिसंबर के बीच में। ठीक है, उसके बाद इसका प्रेसिडेंट कौन होता है? हमारी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का प्रेसिडेंट कौन है? तो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के हमारे प्रेसिडेंट हैं जो कि 1 साल के इलेक्ट होते हैं, वो हैं अभी वोल्कन बोस्कार। अब जैसे ही सेशन चेंज होता है उसके बाद जो हमारा प्रेसिडेंट है वो भी चेंज हो जाता है, पर अभी के लिए हमारे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं वोल्कन बोस्कर। फाइन, और एक नया मेंबर जो है वो कैसे आ सकता है, या एक जो मेंबर है उसको डिलीट कैसे किया जा सकता है, या चार्टर में चेंजेस कैसे लाई जा सकती हैं यूनाइटेड नेशंस की, तो ये सब कैसे कर सकते हैं हम? बाय द रिकमेंडेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, अब ये सिक्योरिटी काउंसिल क्या है? ये दूसरा ऑर्गन है हमारे यूनाइटेड नेशंस का। तो देखें, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में कोई नया मेंबर ऐड करना है तो वो किसकी परमिशन या किसकी रिकमेंडेशन से होगा? कौन रिकमेंड करेगा इसको? सिक्योरिटी काउंसिल। अब हम पढ़ते हैं सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में। दिस वाज ऑल अबाउट योर यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। लेट्स स्टार्ट विद यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। ये आ गया हमारा सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, जिसको द पुलिसमैन ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। ठीक है, इसे पुलिसमैन ऑफ वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। क्यों पुलिसमैन ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है? इसका काम है इंश्योर करना पीस और सिक्योरिटी को, स्टेबिलिटी को इंश्योर करना, लुक आफ्टर करना कि हर तरफ जो पीस है, सिक्योरिटी है वो मेंटेन रहे। तो ये किसका काम है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, और इसी वजह से इसको पुलिसमैन ऑफ द वर्ल्ड का नाम भी दिया गया है। सो इट इज़ एम्ड एट इंश्योरिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी एंड अप्रूविंग चेंजेस इन यूनाइटेड नेशंस चार्टर। मेंबर्स की बात करते हैं। देयर आर 15 टोटल मेंबर्स। फाइन, कितने मेंबर हैं? 15। पीछे कितने थे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के? 193 थे। इसके हैं 15 मेंबर्स। अब ये 15 मेंबर्स जो है इनमें से 10 जो है हमारे नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं और 5 जो है हमारे परमानेंट मेंबर्स हैं। ठीक है, 15 टोटल मेंबर्स हैं जिनमें से 5 मेंबर्स जो हैं परमानेंट है और जो 10 मेंबर्स हैं वो नॉन परमानेंट है। अब जो 5 परमानेंट मेंबर है इनके पास होती है वीटो पावर। ठीक है, ये जो 5 परमानेंट मेंबर है, मैंने 5P लिखा है, इसको P5 के नाम से लिखा जाता है काफ़ी जगह पे। मतलब कि परमानेंट 5 नेशंस कौन कौन से हैं? चाइना, रशिया, यूके, यूएसए एंड फ्रांस। ये वही नेशंस हैं जो कि यूनाइटेड नेशन के डिक्लेरेशन के टाइम पर जो है साथ में बैठे थे। ये वही 5 इंपॉर्टेंट नेशंस हैं। ठीक है, तो यही 5 वो पावर है, मेन पावर, जिनके पास वीटो है। अब वीटो पावर क्या है? वीटो पावर है कि देखो, जब एक तरफ पूरी 193 कंट्रीज हैं, इनमें से टोटल में से 180 कंट्री या 100 कंट्री जो है ये सारे एक डिसीजन को लेकर के बैठ गए हैं कि भाई हमने ऐसा काम करना है। ठीक है, ये सब किसी चीज़ को लेकर के क्या कर रहे हैं? अपना परमिशन दे रहे हैं या किसी चीज़ को फाइनलाइज कर रहे हैं। ठीक है, इजाज़त दे रहे हैं। उस पे क्या हो जाता है कि ये जो 5 परमानेंट जो ये 5 नेशंस हैं जिनके पास वीटो है, ये अपना वीटो वोट यूज़ कर लेते हैं। यानी कि निगलेक्ट कर देते हैं किसी बात को। ठीक है, ना कर देते हैं, मना कर देते हैं। ये पावर इनकी ये हो जाती है कि अगर इनका एक वोट भी वीटो आ जाता है तो जो बाकी जितनों ने भी उस चीज़ को एक्सेप्ट किया था वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। इनकी जो बात है वो चलती है। ठीक है, मतलब यही हुआ कि ये मना करने की पावर जो है इन 5 नेशंस के पास है। ये परमानेंट 5 के पास है। कहीं कहीं पे P5 लिखा जाता है, डोंट गेट कन्फ्यूज्ड। अब ये थे हमारे 5 परमानेंट नेशन जो कि इसके मेंबर थे। बाकी के 10 परमानेंट जो 10 मेंबर्स हैं वो नॉन परमानेंट है। यानी कि ये 5 जो हैं ये रहते ही रहते हैं, हमेशा रहते हैं, दे डोंट चेंज, कभी चेंज नहीं होते हैं। लेकिन जो ये
बाकी 10 नॉन परमानेंट हैं, ये दे कीप ऑन चेंजिंग, ठीक है। हर 2 साल के बाद क्या होता है, ये चेंज हो जाते हैं और इनको इलेक्ट किया जाता है वापस से, वापस इनको जो है इलेक्ट किया जाता है बाई जनरल असेंबली। जनरल असेंबली कौन सी? यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली जो है यहाँ के लिए मेंबर्स इलेक्ट करती है, ठीक है। अब इंडिया की बात की जाए तो इंडिया हैज़ बीन री इलेक्टेड एज नॉन परमानेंट मेंबर। अभी रिसेंटली जो है इंडिया भी यहाँ के लिए वापस से इलेक्ट हुई है नॉन परमानेंट मेंबर। ये 10 मेंबर्स में से एक मेंबर बनी है 8वीं बार। अभी तक 8th टाइम जो है इंडिया यहाँ की मेंबर बनी है। अभी इंडिया जो है ये काफ़ी टाइम से ट्राई कर रही है कि वो क्या करे कि इन बाकी जो 5 मेन पावर्स हैं, जो कि परमानेंट 5 नेशंस हैं, जो कि चेंज नहीं होते हैं, इनकी तरह इंडिया जो है ये भी एक परमानेंट नेशन बन जाए। इंडिया के साथ-साथ हमारे पास ब्रिटेन है, ब्राज़ील है, ठीक है? इसके बाद हमारे पास जर्मनी है, ठीक है? इसके बाद जापान है। ये सारी कंट्रीज़ जो हैं, ये यहाँ पर जो है आना चाहती हैं एज़ अ परमानेंट नेशन। लेकिन कुछ जो यहाँ पर ये सारे कंट्रीज़ जो है आना चाह रही हैं, लेकिन कुछ कंट्रीज़ जो है नहीं चाहती हैं। जैसे इटली है, ठीक है? इटली एक क्लब जिसे कॉफ़ी क्लब के नाम से जाना जाता है, कुछ कंट्रीज़ इसमें हैं, ठीक है? एक क्लब है, कॉफ़ी क्लब के नाम से एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ हैं जिनको हेड इटली करता है। ये नहीं चाहते हैं कि जो ये हमारा इंडिया है या जो ये ब्राज़ील या जो जर्मनी या जो हमारा जापान, ये जो 4 कंट्रीज़ हैं, ये कह रही हैं कि हमें भी परमानेंट कर दो। ये कॉफ़ी क्लब इस चीज़ को क्या करता है, रोकता है। ये कहता है कि नहीं, जो 5 मेंबर्स परमानेंट है वहीं रहेंगे, उसके अलावा कोई नया परमानेंट मेंबर नहीं बनेगा, कोई चेंजेस जो है हमारे यूनाइटेड नेशन चार्टर में नहीं आएँगी, ठीक है? तो ये इनको कहीं-कहीं पे G4 नेशंस लिखा जाता है, ग्रुप 4। और ये जो है हमारा इटली एक कॉफ़ी क्लब है जो कि इनको रिटेलिएट करता है, यानी कि इनको रोकता है कि आप जो हो परमानेंट नेशंस नहीं बन सकते। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट याद रख लें दिमाग में कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो है इंडिया काफ़ी ट्राई कर रहा है अलोंग विद जापान, ब्राज़ील, ठीक है? ये सब जो हैं ये काफ़ी ट्राई कर रहे हैं, जर्मनी भी, ठीक है? ये सब जो है यहाँ आने के लिए ट्राई कर रहे हैं कि हम भी परमानेंट नेशन बन जाएँ इन 5 की तरह। लेकिन जो हमारा कॉफ़ी क्लब है, जिसे कि इटली हेड करता है, वो नहीं चाहता कि ये जो ये कंट्रीज़ हैं, ये परमानेंट 5 नेशंस में आएँ। ये भी जो है परमानेंट नेशंस बने, फ़ाइन। उसके बाद जो है काफ़ी रेज़ोल्यूशंस लिए जाते हैं दोबारा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, जिसमें कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है रेज़ोल्यूशन 2427। 2427 रेज़ोल्यूशन का मतलब ये है, एक ऐसा रेज़ोल्यूशन है जो कि 2018 में लिया था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने, जिसमें कि ये कहा गया था या ये डिसीजन लिया गया था कि जितने भी बच्चे हैं, बच्चों की प्रोटेक्शन जो है उनको इंश्योर किया जाएगा और कोई तरह की भी जो वायलेशन है ह्यूमन राइट्स की, उन पर जो है नज़र रखी जाएगी। काफ़ी सीरियस स्टेप्स जो हैं उनके अगेंस्ट लिए जाएंगे, फ़ाइन। तो एक तरह से बच्चों की जो है सिक्योरिटी, सेफ्टी के लिए ये रेज़ोल्यूशन लिया गया था बाय यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। सो दिस वाज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। नेक्स्ट वन इज़ इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जिसको इकोसॉक के नाम से जाना जाता है, इसका काम क्या होता है? इट रिव्यूज एंड प्रमोट्स द लिविंग स्टैंडर्ड्स, एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोग्रेस, एजुकेशन, आइडेंटिफाइज सॉल्यूशंस टू इंटरनेशनल सोशल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, ठीक है। काम क्या है? देखो नाम से ही पता चल रहा है, इकोनॉमी और सोशल जो चीज़ें हैं, इश्यूज़ हैं, उनको लेकर के जो है हमारा इकोसॉक काम करता है, चाहे वो फिर एजुकेशन को लेकर के या फिर हमारी इकोनॉमी को लेकर के, ठीक है, या फिर लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड्स को लेकर के जो भी इश्यूज़ हैं, उनको जो है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जो है वो क्या करती है? लुक आफ्टर करती है, उस पे ध्यान रखती है। अभी हमारी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल यानी कि इकोसॉक में टोटल कितने मेंबर्स हैं? इकोसॉक में टोटल 54 मेंबर्स हैं, ठीक है, जो कि 3 साल के लिए इलेक्ट होते हैं बाय यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली बाय 2/3 मेजॉरिटी, यानी कि 2/3 मेजॉरिटी के साथ जो है वोटिंग होती है। जब 2/3 मेजॉरिटी के साथ कोई चीज़ पास हो रही है, यानी कि इतने सारे लोग जो है वो किसी कंट्री को इकोसॉक का मेंबर बनाने के लिए राज़ी हैं, तभी जाकर जो है इकोसॉक में जो है मेंबर बैठता है। तो ये याद रखें कि इकोसॉक जो है, इकोसॉक के अंदर जो 54 मेंबर्स हैं पूरे टोटल, ये कितने टाइम के लिए आते हैं? 3-3 साल के लिए, ठीक है, 3-3 साल के लिए आते हैं। और इनको इलेक्ट कौन करके भेजता है? वो करती है हमारी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जहाँ बैठते हैं पूरे टोटल 193 नेशंस। अब ये 193 नेशंस क्या करते हैं? रेकमेंड करते हैं, किसी बंदे को इलेक्ट होता है कोई बंदा, तब जाकर के वो कहाँ आता है? इकोसॉक का मेंबर बनता है।
अभी जो है इनके प्रेसिडेंट की बात की जाए, मेंबर्स तो 3 साल के लिए बनकर आते हैं, ठीक है, 3 साल के लिए मेंबर इलेक्ट होता है, लेकिन जो प्रेसिडेंट है वो साल के बाद एवरी ईयर गेट्स चेंज, ठीक है, 1 साल के लिए इलेक्ट होता है। तो अभी जो है मुनीर अकरम जो हैं वो क्या है, यहाँ के हमारे इकोसॉक के क्या हैं, मेंबर हैं। तो देखें, याद रखें इकोसॉक का काम क्या है कि कोई भी एजुकेशन को लेकर या सोसाइटी को लेकर या फिर इकोनॉमी को लेकर के, लिविंग स्टैंडर्ड्स को लेकर के कोई प्रॉब्लम्स हैं, उनको जो है लुक आफ्टर कौन करता है, वो करता है इकोसॉक, ठीक है। और टोटल कितने मेंबर्स हैं, 54 मेंबर्स हैं। और अभी प्रेसिडेंट कौन है, वो है मुनीर अकरम। नेक्स्ट वन इज सेक्रेटरीट, जो कि 4th ऑर्गन है हमारे यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का। काम क्या है, देखिए सेक्रेटरीट से ही पता चल रहा है कि डेली रूटीन्स के बारे में, जहाँ पे जो डेली रूटीन्स पर काम करता है, यानी कि कोई भी कॉन्फ्रेंस करनी है या कोई पुरानी इन्फॉर्मेशन किसी चीज़ को लेकर के इकट्ठी करनी है, या कोई इश्यूज़ जो हैं उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके लानी है, फैक्ट्स को पढ़ना है, ठीक है। डेली रूटीन से जो डेली रूटीन के काम हैं वो कहाँ पे किए जाते हैं, सेक्रेटरीट में किए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए सेक्रेटरीट जो है, सेक्रेटरीट को हेड कौन करता है, ये करते हैं सेक्रेटरी जनरल, जिन्हें कि चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के नाम से भी जाना जाता है। सेक्रेटरी जनरल जो है, इन्हें चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के नाम से जाना जाता है। और अभी जो हमारे सेक्रेटरीट के हेड हैं, या फिर जो हमारे सेक्रेटरीट के जो हमारे प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल हैं या चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं, वो कौन है, वो है एंटोनियो गुटरेस, जो कि पोर्चुगल से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अब देखें इसके जो जो हमारे यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल हैं, ये 5 साल के लिए बनकर आते हैं, यानी कि ये जो एंटोनियो गुटेरेस हैं ये 5 साल के लिए काम कर रहे हैं। और इनको 5 साल के लिए इलेक्ट कौन करता है, वो करती है हमारी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है हमारे सेक्रेटरी जनरल को अपॉइंट करती है 5 साल के लिए। तो देखिए इसमें क्या क्या याद रखना है आपको। सेक्रेटरीट क्या है, ये एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस का, ठीक है। उसके बाद इसका काम क्या है, इसमें इसको हेड कौन कर रहा है, इसको हेड कर रहे हैं सेक्रेटरी जनरल, जिनको चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के नाम से भी जाना जाता है। और अभी के सेक्रेटरी जनरल कौन है, वो है एंटोनियो गुटेरेस, जो कि कौन सी कंट्री को बिलोंग करते हैं, वो करते हैं पोर्चुगल को बिलोंग। और कितने सालों के लिए आए हैं, ये आते हैं 5 साल के लिए, यानी कोई भी जो सेक्रेटरी है ये 5 ईयर्स के लिए आता है। और इसको इलेक्ट कौन करके भेजता है, वो करती है हमारी यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। दिस इज ऑल अबाउट सेक्रेटरीट। तो नेक्स्ट वन इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसको वर्ल्ड कोर्ट भी कहा जाता है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अब देखें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसे हेग कोर्ट भी कहा जाता है। हेग कोर्ट क्यों कहा जाता है, क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट जो है हमारा, वो उसका हेड क्वार्टर हेग में है, ठीक है। हेग नीदरलैंड्स, हेग जो है नीदरलैंड्स के अंदर हमारा जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हाई जो हेड क्वार्टर है वो वहाँ पर है। इसके अलावा यूएनएससी, यूएनजीए, ठीक है, इन सब के जो हमारे हेड क्वार्टर्स हैं ये न्यूयॉर्क में है। लेकिन जितने बाकी सारे ऑर्गन्स के तो न्यूयॉर्क में है, लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेड क्वार्टर कहाँ पे है, हेग में। और इसी वजह से इसको हेग कोर्ट ऑफ जस्टिस भी कहा जाता है, वर्ल्ड कोर्ट ऑफ जस्टिस भी कहा जाता है, कि इसको हाईएस्ट कोर्ट ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है। फाइन, तो हेड क्वार्टर हेग में है। काम क्या है, जितने भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स हैं उनको डील करना, प्लस एडवाइजरीज देना, चाहे जो भी इंटरनेशनल लीगल इश्यूज हैं हमारे, उन पर जो है ये जो है अपनी राय जो है कौन देता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस देता है। अब क्या है कि 15 जजेस हैं यहाँ पर, इसके क्या टोटल जो मेंबर्स हैं 15 जज होते हैं, कोर्ट है तो यहाँ पर जजेस होंगे। तो टोटल कितने जजेस हैं, 15 जज हैं, जो कि 9 साल के लिए आते हैं। और इनको इलेक्ट कौन करता है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एंड यूएनएससी, यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इसको इलेक्ट करती है और रिकमेंड कौन करता है, यूएनएससी इसको रिकमेंड करता है, फिर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली फाइनलाइज करती है। फाइन, 15 जजेस हैं, 9 साल के लिए आते हैं। काम क्या है, इंटरनेशनल इशूज़ पे अपने जजमेंट्स को पास करना। इंडिया से बात की जाए तो इंडिया में अभी जो इंडिया से काम कर रहे हैं वहाँ पे जज वो हैं दलवीर भंडारी। फाइन, अभी जो है इंडिया के जो जज इंडिया से जो मेंबर यूनाइटेड नेशंस में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं दलवीर भंडारी। अभी तक वी हैव टोटल 4 जजेस जो कि इंडिया से आईसीजे में जा चुके हैं, ठीक है। कौन कौन जा चुका है, सर बेंगोल राव, देन वी हैव नरेंद्र सिंह,
ठीक है। सर बेंगोल राव गए हैं, उसके बाद हमारे पास नरेंद्र सिंह गए हैं, देन रघुनंदन स्वरूप पाठक गए हैं। ये जो है ना सर बेंगोल राव, ये 1952 में गए हैं, 1973 में नहीं गए, 1952 में ये गए हैं। नगेंद्र राव 1973 में गए हैं। देन रघुनंदन स्वरूप पाठक जो है 1989 में गए हैं। दलवीर भंडारी जो है वो 2012 में गए हैं। तो ये जो है हमारे इंडिया से 4 जजेस जो हैं अभी तक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जा चुके हैं। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की बात की जाए तो ये क्या है, सीक्रेट बैलेट सिस्टम से जो है वहाँ पर सिलेक्ट किए जाते हैं, इनको इलेक्ट किया जाता है 3 सालों के लिए, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है। तो अभी अगर हम प्रेसिडेंट की बात करें, प्रेसिडेंट है अभी हमारे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जॉन ई डोनोग, एंड जो हमारी ये जो वाइस प्रेसिडेंट है वो है किरिल गिवॉर्गियन, आई एम सॉरी इफ़ आई प्रोनाउंस देम रॉन्ग, ठीक है। तो ये आ गए हमारे प्रेसिडेंट एंड जो हमारे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट हैं जो कि 3 साल के लिए इलेक्ट होते हैं बाय सीक्रेट बैलेट, ठीक है। अभी नेक्स्ट है जो वो हमारा कंपोनेंट है ट्रस्टीशिप काउंसिल। अब इसका नाम इतना ज़्यादा सुना नहीं है हम लोगों ने, क्योंकि ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है ये अभी काम नहीं कर रही है। रीज़न ये है कि देखें, जब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली बनकर सामने आई, कुछ कंट्रीज़ ऐसी थी जो सेल्फ डिपेंडेंट नहीं थी, जो अपने लिए काम नहीं कर पा रही थी, वो इतनी सेल्फ सफिशिएंट नहीं थी। तो उस वक्त क्या किया गया, यूनाइटेड नेशंस ने एक ऑर्गन जो है वो बनाया जिसका नाम था ट्रस्टीशिप काउंसिल। अब इस काउंसिल का ये काम था कि वो कंट्रीज़ जो कुछ काम नहीं कर पा रही हैं, जो अपने लिए सफिशिएंट नहीं है, उनकी हेल्प की जाए, उनको एक तरह से देखा जाए तो गोद लिया जाए, फाइन, ताकि जब तक वो सेल्फ डिपेंडेंट होती, डेवलप होती, तब तक ये ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है उनको देखेगा, उनको ऑन करेगा, और उसके बाद जैसे जैसे वो सॉवरन होंगी या फ्री वो जो है वो अपनी उनको फ्रीडम दे दी जाएगी, यानी कि वो जाके खुद अपने लिए काम करेंगी। तो 11 टोटल कंट्रीज़ थी, ठीक है, जो इतनी सेल्फ सफिशिएंट नहीं थी, गरीब हम बोलेंगे, इतनी ज़्यादा मुल्क नहीं, वो इतने ज़्यादा जो है इंडिपेंडेंट नहीं थे। तो फिर ये कंट्रीज़ जो हैं 11 कंट्रीज़ थी टोटल, जिनको ट्रस्टी टेरिटरीज़ कहा जाता था, ठीक है। अब ये ट्रस्ट टेरिटरीज़ क्या हुई, धीरे धीरे सॉवरन होती गई, यानी कि इंडिपेंडेंट होती गई, इनके अंदर ये अपने आप पर डिपेंड हो गई और इनको ट्रस्टीशिप काउंसिल की ज़रूरत नहीं रही, तो ये निकलती गई इससे बाहर। एंड लास्ट कंट्री बस पलाओ जो है लास्ट कंट्री थी जिसने जो है इंडिपेंडेंट हासिल की, और इसने भी ट्रस्टीशिप काउंसिल को इसने भी क्या किया, छोड़ दिया, इसकी हेल्प लेनी छोड़ दी। और उसके बाद फिर ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है, क्योंकि टोटल 11 कंट्रीज़ थी, वो सब चली गई, तो पीछे ट्रस्टीशिप काउंसिल खाली हो गई। तो ट्रस्टीशिप काउंसिल का उसके बाद कोई खास काम नहीं रहा। तो उसके बाद ये है दिस ऑर्गन इज सस्पेंडेड टिल नाउ, अभी तक इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, फाइन। तो ये था हमारा यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट MCQs देखेंगे। P5 नेशंस, हाँ, आप लोग PDF की बात करते हैं, तो PDF में जितने भी चैनल पे लेक्चर्स आते हैं, इनके हम PDFs जो है टेलीग्राम चैनल पर ट्रिपल एस के टेलीग्राम जो हमारा हैंडल है उस पर हम उनको पिन कर देते हैं। आप लोग जा करके वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में चेक करेंगे तो आपको सारे PDFs जो हैं मिल जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा P5, अब हम बात करते हैं MCQs की। P5 नेशंस डजंट इंक्लूड जो परमानेंट 5 नेशंस हैं, उनमें कौन कौन सा नेशन जो इनमें से वो नहीं है, चाइना, UK, USSR और इंडिया। कमेंट सेक्शन में बताएं। सो येस, इट्स इंडिया। इंडिया जो है ये UNSC जो हमारे ये P5 नेशंस है, परमानेंट 5 नेशन जो है, इनमें इंडिया नहीं है, फाइन। व्हेन इज UN डे सेलिब्रेटेड, UN डे को अब सेलिब्रेट किया जाता है, मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले। So yes, United Nations Day is celebrated on 24th of October 1945. Charter was signed on 26th June 1945. Fine. But United Nations Day जो है it came into force on 24th October 1945, and this 24th of October is celebrated as United Nations Day. Who is called the पुलिसमैन ऑफ वर्ल्ड? पुलिसमैन ऑफ वर्ल्ड किसको कहा जाता है? यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। So yes, United Nations Security Council is called as the policeman of the world. Fine. Next one is, where is the headquarter of International Court of Justice?
न्यूयॉर्क, हेग, मैनहट्टन, वेटिकन सिटी। वेयर इज द हेड कोर्ट? सो यस, हेडक्वार्टर इज इन हेग। फाइन। बाकी जितने भी ऑर्गन्स हैं उनका न्यूयॉर्क में है, लेकिन इसका जो है हेग में है, आईसीजे का, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का। टोटल मेंबर्स इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल कितने मेंबर्स हैं? टोटल कितने मेंबर हैं हमारे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में? आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। 54 है, 9 मेंबर्स है, 193 है, या फिर 15 मेंबर्स हैं? सो यस, दीज आर 15 मेंबर्स। टोटल 15 मेंबर्स जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के क्या है, मेंबर्स हैं, जिसमें से 5 परमानेंट है, 10 नॉन परमानेंट है। ठीक है। हु इज़ प्रेजेंट? आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में कौन कौन सी कंट्रीज़ जो है वो ट्राई कर रही हैं कि वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो है एक परमानेंट मेंबर बनकर आएँ। ठीक है, कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, टोटल कितनी कंट्रीज़ हैं? हु इज़ प्रेजेंट जज ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस फ्रॉम इंडिया? अभी प्रेजेंटली इंडिया का कौन सा जज जो है, कौन सा ऐसे मेंबर है जो कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जज है? जस्टिस नगिंद्र सिंह, जस्टिस रघुनंदन पाठक, जस्टिस सर बेंगोल राव और दलवीर भंडारी जी। सो यस, द आंसर इज दलवीर भंडारी जी। दलवीर भंडारी 2012 में आए थे और वो वहाँ पे क्या है, इस टाइम पे जज हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फाइन। सो नेक्स्ट वन, वर्किंग लैंग्वेजेस ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। वर्किंग लैंग्वेज कौन कौन सी है, आप मुझे बताएं। फ्रेंच एंड अरेबिक, चाइनीज़ एंड इंग्लिश, रशियन एंड फ्रेंच, फ्रेंच एंड इंग्लिश। आप बताएं मुझे कौन कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज है और वर्किंग लैंग्वेज है। डोंट गेट कन्फ्यूज विथ द ऑफिशियल लैंग्वेजेस, क्योंकि ऑफिशियल लैंग्वेज 6 हैं, वर्किंग 2 हैं। ठीक है, जो सही काम कर रही हैं वो 2 हैं, बाकी जो ऑफिशियल है वो मैंने आपको बताया था, CSC, FAR, चाइनीज़, स्पेनिश, इंग्लिश, फ्रेंच, अरेबिक एंड रशियन। सो ये था सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स फॉर ऑल रेजिडेंट्स। ठीक है, ये मैंने इसको ऐसे याद रखा हुआ है। तो आप मुझे बताएं इनमें से 2 कौन सी ऐसी हैं जो यहाँ की ऑफिशियल वर्किंग लैंग्वेजेस है। तो ये है फ्रेंच एंड इंग्लिश। ठीक है। व्हेन डिड यूनाइटेड नेशंस कम इनटू फोर्स? अभी तो मैंने इसका आंसर पीछे बता भी दिया आपको। यूनाइटेड नेशंस जो है ये कब, व्हेन डिड इट केम इनटू फोर्स? It come into force on 24th October 1945, 24th October 1946, 25th October 1947 or 25 October 1948. So it came into force on 24th October 1945, and this 24th October is also celebrated as what? United Nations Day. Fine. ये थे हमारे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स। अभी किसी तरह का जो आपको फर्दर कोई डाउट है तो हमें हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे ज्वाइन करें या हमारे यूट्यूब चैनल में ज्वाइन करें। मैं जितने कमेंट्स होती हैं उन्हें रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, उसके साथ साथ हमारा SSS का जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करें, वहाँ आपको सारे PDFs मिल जाएंगे। फाइन। उसके अलावा मेरा जो पर्टिकुलर मेरा जो पर्सनल इंस्टाग्राम अकाउंट है दैट इज़ सरवत/R भट्ट, इस नाम से है, आप मुझे वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। कोई भी डाउट हो, आप मुझे कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में बताएं। सो सी यू एंड थैंक यू सो मच। डू शेयर दिस लेक्चर।